राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार। एक कंपनी जो कि लोहे का सामान बनाने का काम करती है, फिर उसको आगे सेल करती है। लोहे के जैसे पाइप्स वगैरह हो गए, शीट्स हो गई, राइट, कोयल्स हो गई, ये सारे सामान बनाती है। 2019 में खुली हुई कंपनी का नाम है वीज़ा मैन ग्लोबल सेल्स। ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आना चाह रही है और स्टॉक मार्केट से पैसे उठाना चाह रही है। लगभग 16 करोड़ रुपए उठाने की कोशिश करना चाह रही है। और यहाँ पर कंपनी सारे ही जो पैसे हैं वो कंपनी के पास में जाने वाले हैं। कंपनी के प्रमोटर्स यहाँ पर शेयर्स नहीं बेच रहे हैं। कंपनी जो अब यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू हम कंपनी की बेसिक डिटेल्स और कंपनी परफॉर्मेंस को देखते हुए फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। रिकमेंडेशन नहीं रहने वाली, सिर्फ एनालिसिस रहने वाली है और आईपीओ में लिस्टिंग गेंस की थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। तो पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स को देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। अब बेसिक डिटेल्स की अगर बात करें, 24 जून से 26 जून के बीच में कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। कंपनी ने फिक्स प्राइस सेट किया है और 3000 का लॉट साइज है, तो आपको 1,29,000 रुपये की ज़रूरत पड़ने वाली है एक आईपीओ की फाइल एक लॉट के साथ लगाने के लिए। नेक्स्ट अगर यहाँ पर देखते हैं, कंपनी यहाँ पे 16 करोड़ रुपए उठाना चाह रही है और जिसमें से कंपनी 60 करोड़ के आसपास में खुद की वैल्यू लगा रही है। आईपीओ से पहले जो प्रमोटर लोग हैं उनके पास में 100% शेयर होल्डिंग थी। आईपीओ के बाद में 73 रह जाने वाले, सो दैट इज़ अगेन गुड। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि कंपनी आज के दिन क्या करती है, तो जैसे कि हमने बात किया था, कंपनी ये शीट्स वगैरह बनाती है। जैसे कि ये कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, ये शीट्स, ये टायर, टिन शेड्स। कंपनी के पाइप्स भी बनाती है, जैसे कि यहाँ पे पाइप्स वगैरह ये भी कंपनी बनाती है। सो इनका प्रोडक्ट कंपनी काम करती है, ये वाला, राइट। नेक्स्ट अगर देखते हैं, आज के दिन कंपनी के पास में 41 लोगों का स्टाफ है। कंपनी के पास में आईएसओ सर्टिफिकेशन है वर्किंग कंडीशन को लेके। सो एवरीथिंग इज़ गुड। गुजरात बेस्ड कंपनी है। सो मैक्सिमम जो कंपनी का माल बिकता है वो गुजरात में बिकता है, लगभग 90% के आसपास में। मध्य प्रदेश में भी थोड़ा बहुत बिकता है। सो एक सिंगल स्टेट बेस्ड कंपनी है ये आज के दिन। नेक्स्ट अगर देखते हैं आज के दिन की कंपनी का जो बेसिक और जो चीज़ें हैं कंपनी की, जैसे कि 1 सेकेंड। सो कंपनी की आरएचपी के अंदर में कौन कौन सी चीज़ें हमें पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स उनके बारे में पता चलेगा, जिनकी हम चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। सो लेट्स लुक एट हैव ए लुक एट दैट। सो कंपनी यहाँ पे लगभग जितने पैसे उठा रही है उसमें से 7 करोड़ रुपीज़ तो कंपनी बोल रही है कि उनके पास में जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है राजकोट के अंदर में, उसको एक्सपेंड करने के काम में लेना है। और बाकी जो पैसा है वो कंपनी पे जो खर्चा है उस खर्चे को कंप्लीट करना, जो कि इस साल खर्चा आने वाला, कि कंपनी के पास में खर्चे ज़्यादा हैं, पैसे नहीं हैं, पैसे कम हैं, राइट। नेक्स्ट अगर देखते हैं यहाँ पर, 1 सेकेंड। ओके, कंपनी के ऊपर में कोई केसेस वगैरह यहाँ पर हो नहीं रखे हैं, कोई खास यहाँ पर क्रिमिनल एक्शन कोई भी कंपनी के प्रमोटर्स पे भी नहीं है, कंपनी पे भी नहीं है, डायरेक्टर्स पे भी नहीं है। कुछ टैक्स रिलेटेड केसेस हैं, बट उनके अंदर ज़्यादा अमाउंट जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। टोटल अमाउंट जो इन्वॉल्व है सारे केसेस का मिला के वो लगभग 30 लाख के आसपास में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट अगर यहाँ पर कंपनी के पास में जो ऑफिस है, जो वेयर हाउस है, वो कंपनी का खुद का नहीं है, वो लीज पर है, लाइसेंस, लीज एंड लाइसेंस के ऊपर में है। और जो कंपनी के पास में खुद का जो एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है वो इन्वेस्टमेंट पर्पस से है, बिजनेस के काम की नहीं है। सो यहाँ पर ये फ़ायदा, इन्वेस्टमेंट पर्पस से कोई कंपनी अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करती है तो वहाँ पर, और जो कंपनी के नाम पे कोई प्रॉपर्टी खरीद रही है उसके नाम पे, दोनों में डिफरेंस ये है कि कंपनी अगर खुद की यूज़ करने के लिए खरीदेगी तो वहाँ पर डेप्रीशिएशन चार्ज कर पाएगी, जिसकी वजह से कंपनी को नेट इनकम जो है वो इनकम टैक्स कम देना पड़ता है। और जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से कंपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करती है तो वहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। सो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी के ऊपर कंपनी वो काम नहीं कर पाएगी जब तक इसको कंपनी प्रॉपर एज इन वर्किंग प्रॉपर्टी, काम के लिए खरीदी हुई कंपनी ना दिखा पाए। सो आज के दिन अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी के नाम पे कंपनी के पास में सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट है। कंपनी के पास में जो नाम है, लोगो वीज़ा मैन नाम से ये कंपनी का रजिस्टर्ड है 2030 तक के लिए, और कंपनी के पास में डोमेन में नेम भी है 2025 तक के लिए। नेक्स्ट कर देते हैं, कंपनी का जो मैक्सिमम रेवेन्यू जो आता है वो गुजरात से ही आता है, लगभग आज के दिन में 90% के आसपास में। नेक्स्ट, कंपनी के पास में जो जितना भी सेल होता है उसका लगभग 70% जो सेल होता है वो सिर्फ पाइप्स के थ्रू होता है। उसके बाद में जो स्ट्रक्चरल स्टील शीट्स के थ्रू तो कंपनी का कुछ खास आता नहीं है, सिर्फ 0.1% जो पिछले साल में से 2 लाख की सेल हुई है शीट्स के थ्रू। बाकी कोयल्स के थ्रू 22% की हुई है। मेनली पाइप्स ही हैं और जो भी सिर्फ गुजरात में बिकता है। कंपनी के जो सेल होती है जितनी, उसमें से 29% सेल तो कंपनी टू कंपनी सेल होती है,
कस्टमर के पास में डायरेक्ट कस्टमर के सेलिंग जो होती है वो सिर्फ 6% होती है जितनी भी सेल करता है उसका। और चैनल, बाकी जो एक चैनल होता है जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर तक, वो जो चैनल है उस चैनल के थ्रू सेल होती है कंपनी की 64%। सो यहाँ पर कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स होते हैं वो तो सबसे ज़्यादा मिलते हैं बी टू सी के अंदर में, वहाँ पर कुछ खास यहाँ पर है नहीं। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी का आज के दिन जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, अगर हम लोग कंपनी के यहाँ इसमें देख पाएंगे, सो ट्रेड्स रिसीवेबल्स के अंदर में कंपनी का कुछ ज़्यादा ही अमाउंट इन्वॉल्व है। तो वो वहाँ पर कहीं दिक्कत तो नहीं है, तो दिक्कत यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रही है, बिकॉज अगर हम लोग एक बार देख पाएंगे यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट्स जिसमें 36 करोड़ रुपए इन्वॉल्व है कि कंपनी में माल बिक गया, पैसा नहीं है, तो क्या वो कोई अटका हुआ है? तो ऐसा कोई केस यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, बिकॉज 6 मंथ्स पुराना जो है 34 करोड़ रुपीज़ ही है। पिछले साल जो है 28 करोड़ रुपीज़ थे 2023 से मार्च तक, वो यहाँ पर अब 1 साल वाला पुराना नहीं रहा। दैट मीन्स कि ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट भी नहीं है, पैसा रिकवर हो रहा है। दैट अगेन ओके, दैट इज़ अगेन फाइन। एंड अब देख लेते हैं ओवरऑल कंपनी का एक इमेज बना के कि कंपनी के पास में क्या है। सो कंपनी के किराए के वेयर हाउस, किराए की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, किराए का ही सब कुछ वेयर वो रजिस्टर्ड ऑफिस है सब कुछ। उसके ऊपर में कंपनी जो पाइपें हैं उनका बनाने का और बाद में आगे बेचने का काम करती है। सो रियल एस्टेट के नाम पे कंपनी के साथ सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट है जो कि कंपनी ने 45 लाख रुपए का खरीदा हुआ है। और कंपनी के पास रियल एस्टेट के नाम पे कुछ भी नहीं है। कंपनी के पास मशीनरी जो यूज़ हो रही हैं वहाँ पर वो कंपनी के खुद के हैं, जो माल पड़ा हुआ है लोहे का वो कंपनी का खुद का है। बाकी इसके अलावा कुछ खास कंपनी के पास में नहीं है। कंपनी की आज के दिन जो सेल हो पा रही है दैट इज़ 206 करोड़, उसमें से कंपनी केवल 1 करोड़ रुपीज़ ही निकाल पा रही है, दैट इज़ अराउंड 0.5%। सो बहुत ज़्यादा माल बिकता है, उसके बाद में जाके कहीं थोड़ा बहुत पीछे बचता है। सो सेल टॉप लाइन के हिसाब से जो बॉटम लाइन है वो बहुत कम है। कंपनी की जो सेल है वो पिछले साल के मुकाबले इस साल काफ़ी हद तक घट गई है, जो कि अगर हम 9 महीनों में 200 करोड़ के आसपास में पहुंच गई, तो जो लगभग 12 महीनों के अंदर में लगभग 27 करोड़ के आसपास में, सॉरी 270 करोड़ के आसपास में पहुंच जाएगी प्रोजेक्शन वाइज। और नेट प्रॉफिट जो है वो 1.3 करोड़, 1.4 करोड़ अगर हाईएस्ट अमाउंट में मान भी ले तो 1.4 करोड़ के आसपास में पहुंच जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर कुछ खास जो डिक्रीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस साल रेवेन्यूज के अंदर में, जिसकी वजह से कंपनी का फ्यूचर थोड़ा सा हमें गड़बड़ाया हुआ दिखता है ओवरऑल। अब यहाँ पर कंपैरिजन बेसिस पे एक बार देख लेते हैं। सो रियल एस्टेट के हिसाब से तो कंपनी में इन्वेस्टमेंट आज के हिसाब से कोई ज़्यादा कुछ खास है नहीं। और जो कंपनी वैल्यू मांग रही है 59 करोड़, उसके हिसाब से कंपनी एक 1 सिंगल करोड़ रुपीज़ कमा रही है, दैट इज़ पी रेशियो भी बहुत बेकार आ रहा है कंपनी का। सो पी रेशियो को एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं मार्केट ने इस टाइप की जो दूसरी कंपनी उनको क्या वैल्यू दे रही है, जिससे हमें ये पता चल जाए कि इसको भी कहाँ तक कंपनी का जो मार्केट है कंपनी को वैल्यू दे सकता है। सो यहाँ पर 1 करोड़ रुपीज़ कंपनी ने कमाए हैं, 60 का ये है। सो 1.4 हम हाईएस्ट लेवल के ऊपर मान के चल लेते हैं, 60 डिवाइडेड बाय 1.4, तो दैट कम्स अराउंड 43। सो 43 का पी रेशियो, कंपनी की जो दूसरी कंपनी है वो 35, इसका भी 32 एंड इसका 47। सो कंपनी कमाई दूसरी लिस्टेड कंपनियों के मुकाबले अच्छी नहीं कर रही है, वो ज़्यादा बेटर कमाइयाँ कर रही हैं। नेक्स्ट अगर देख रहे हैं, मतलब यार तो ऐसा भी मान सकते हैं आप ठीक ठाक वहीं पर कमाई करिए जिससे पे लिस्टेड कंपनियां कमाई कर रही हैं। दूसरा पीबी रेशियो के हिसाब से देखेंगे यहाँ पे तो 16 करोड़ रुपए कंपनी उठा रही है। नेटवर्थ कंपनी के 10 करोड़ है, 16 10 26 करोड़, 26 और यहाँ पे हो गया ये 60 करोड़। सो दैट कम्स अराउंड 2.3, राइट। सो 2.3 का इसमें से पीबी रेशियो अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, सो इसका पीबी रेशियो है 0.78, इसका है 4.7 एंड इसका है 3.62। सो वैल्यू इसने इस कंपनी ने कम लगाई है लिस्टेड कंपनी के मुकाबले, एक कंपनी के मुकाबले ज़्यादा लगाई है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी अपना आईपीओ वहीं पर लेके आई है जहां पर ऑलरेडी जो लिस्टेड कंपनी है जिनकी वैल्यू चल रही है। सो ज़्यादा मुझे छलांग की उछाल की यहाँ पर उम्मीद इस कंपनी से नहीं है। सो एसेट वाइज कंपनी के पास में रियल एस्टेट वाइज कुछ है नहीं, और बिजनेस कंपनी के पास में है जो कि इस साल थोड़ा सा हैम्पर हो रखा है।
तो अभी लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा रिस्की लग रहा है। और कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से मुझे कुछ खास इसमें दिख नहीं रहा आज के दिन। सो दोनों ही तरफ से अभी मेरी तरफ से तो इसमें ज़्यादा वैल्यू बची नहीं है। फ्यूचर के अंदर में अगर इसका शेयर सस्ता होता है तो देख सकते हैं, इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। अगर यही चीज़ें इंटेक्ट रहती हैं और सेल जो रेवेन्यू होता है ये इंक्रीज होता हुआ दिखता है तो फिर इसके बारे में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है, फ्यूचर में सुधरेगा तो। बाकी मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन रहती नहीं है, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार पूछ कर ही इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें, अदरवाइज खुद की रिसर्च खुद बेसिस पे करें। सी यू टुमारो विद न्यू इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, न्यू इंपॉर्टेंट वीडियो।